आप सभी का स्वागत है क्लास में। और आज हम एंजाइटी को समझेंगे। एंजाइटी या स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ के साथ चलती है, और स्ट्रेस को हम तनाव भी कह सकते हैं। यह तनाव हमारी लाइफ की अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को स्ट्रेस नहीं हो सकता, एक छोटे बच्चे को नहीं हो सकता, या एक टीनेजर को नहीं हो सकता, या आप आज कॉलेज में हैं आपको नहीं हो सकता। तनाव एक ऐसा बदलाव है जो आपकी लाइफ में, तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे। अब आवाज़ ठीक है, पीछे तक आ रही है? राइट। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रेस लाइफ का एक अभिन्न अंग है जो हमारे जीवन के साथ रहता है। एक छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस हो सकता है, एक कॉलेज लाइफ में भी हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हो सकता है। जब आप प्रोफेशनली फील्ड में जाएंगे तब भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जो हमें भी होता है। तो स्ट्रेस को हम समझेंगे, और स्ट्रेस और एंजाइटी के बीच में डिफरेंस समझेंगे। एंजाइटी और स्ट्रेस क्या है, कॉलेज लाइफ किस किस तरह के स्ट्रेस लेकर आता है, उसमें किस किस तरह के बदलाव होते हैं, इनके उनके लक्षण क्या होते हैं, और हम उस स्ट्रेस से कैसे कोप अप कर सकते हैं। अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं या क्या क्या चीज़ें हटा सकते हैं, जिससे कि हम एक हेल्दी मेंटल लाइफ जी सके, अपने माइंड को सही रख सके, अपने फिजिक को सही रख सके, अपनी बौद्धिक क्षमता को सही रख सके। तो जैसा मैंने बताया कि स्ट्रेस कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करता है एज में, सेक्स में, रिलीजन में, आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। स्ट्रेस आपके पार्ट लाइफ का पार्ट है। स्ट्रेस को हम एक स्ट्रगल से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि स्ट्रगल जो है लाइफ का पार्ट है, अभिन्न अंग है, वो सबकी जिंदगी में आता है। तो लगभग 77% लोग कभी ना कभी लाइफ में स्ट्रेस से जूझते हैं, और उसका इम्पैक्ट उनकी हेल्थ पर पड़ता है। तो स्ट्रेस क्या है? कोई भी ऐसा बदलाव जो आपके फिजिकल, इमोशनल और मेंटल स्ट्रेन को बढ़ाए, जिससे कि आपके एज ए होल, एज ए इंडिविजुअल, आपके ऊपर ध्यान देना पड़े, आपके ऊपर मेडिकल या कोई और अटेंशन देने की जरूरत पड़े। तो एक कॉलेज लाइफ में क्या क्या स्ट्रेसेस आते हैं, क्या क्या बदलाव आप देखेंगे। आज आपका दूसरा दिन है कॉलेज में, तो स्ट्रेस किस किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। आपके जो मित्रता वाले रिलेशन बनेंगे, जो आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे, वो वैसे फ्रेंड्स नहीं होंगे जो आपके स्कूल में हुआ करते थे। यहाँ पर जो आपके मित्र होंगे वो वाइजर होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, और एक डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के होंगे, डिफरेंट अलग अलग सोच और समझ रखने वाले होंगे। तो आपके जो रिलेशनशिप हैं वो अब एडल्टहुड में अलग तरीके से बनेंगे। वो रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। आप में से कई बच्चे हॉस्टल में आए होंगे, तो हॉस्टल का जो परिवेश है और जो आपके घर का परिवेश है, वो दोनों अलग अलग होते हैं। घर में सपोर्ट होता है, घर में काफ़ी चीज़ों में हेल्प मिलती है, लेकिन हॉस्टल में क्या होता है, आपको अधिकतर चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती हैं। हॉस्टल में आपसे कोई नहीं कहेगा कि बेटा पढ़ लो, है ना, कि बेटा ये कर लो, अपना सामान ठीक से रख लो। ये आपको स्वयं से ही अपने अंदर चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि आप डिपेंडेंसी की स्टेज से इंडिपेंडेंट होने की स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये ग्रेजुएशन वाली जो फेज होती है, ये एक ट्रांजिशन फेज होती है, जब आप मोर डिपेंडेंट से मोर इंडिपेंडेंट की तरफ बढ़ते हैं। और जब कॉलेज पार कर लेते हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी लगभग सबकी नज़र में हो जाते हैं, प्रोफेशनली भी और घर वालों की भी नज़र में।
आपके कोर्स के अंत तक आते आते आपके अभिभावक आपसे ये एक्सपेक्ट करने लगेंगे कि ये अब हमसे हेल्प ना ले, है ना, खुद सस्टेन करे, या फिर वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब ये हमारी हेल्प करे। तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी आती है। कॉलेज लाइफ में आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपको अपने आप को कैसे रखना है, एक नए परिवेश में कैसे ढालना है, और इंडिपेंडेंटली खुश कैसे रहना है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप आज इस कोर्स में आए हो, जीएनएम के कोर्स में आए हो, आप कुछ सीखने आए हो, तो आपके पास सीखने की अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पर कुछ सीखेंगे, है ना, नई नई स्किल्स सीखेंगे। आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, एकेडमिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, है ना। अब जो आपके टीचर का रोल होता था स्कूल में, जिनको टीजीटी और पीजीटी कहा जाता था, वो रोल अब प्रोफेसर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेंगे, लेक्चरर मिलेंगे, प्रोफेसर मिलेंगे, एचओडी, प्रिंसिपल, डीन मिलेंगे, है ना, जिनका रोल स्पून फीडिंग वाला नहीं होगा। उनका रोल अधिकतर गाइड करने वाला होगा। आपको नॉलेज खुद एक्वायर करनी होगी अपने एफर्ट से। जब हम प्रोफेशनल कोर्स की तरफ बढ़ते हैं तो हम एक लर्नर के साथ साथ रिसर्चर भी बनते हैं, है ना। हमें चीजें खुद ढूंढनी होती हैं, और हो सकता है उसको ढूंढते ढूंढते हम कोई नया इन्वेंशन भी कर पाए। जैसे सिस्टर लिस्टर का नाम आपने सुना होगा, काम करते करते उन्होंने डिसइंफेक्शन का कंसेप्ट दिया, जिससे इन्फेक्शन का पेशेंट टू पेशेंट ट्रांसफर कम से कम हुआ। आपकी लाइफ में पीयर रिलेशनशिप, मतलब आपके जो मित्रगण होंगे, जो आपके दोस्त बनेंगे, और आपके इतने बड़े ग्रुप में भी छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे, तो हो सकता है कि आपको अकेलेपन का भी सामना करना पड़े, है ना। आप आउट ऑफ द बॉक्स ट्रीट किए जाएं, आपको ग्रुप से एक अलग 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 तरह से ट्रीट किया जाए। तो लोनलीनेस भी आपकी लाइफ की किसी ना किसी क्षण में पार्ट हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है ना। तो हो सकता है इससे भी आपको जूझना पड़े, क्योंकि आप प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी की भी अब चिंता होगी, है ना, खुद भी होगी। और आपके शिक्षकों का भी प्रेशर होगा, घर वालों का भी प्रेशर होगा, अभिभावकों का प्रेशर होगा। तो एम्प्लॉयमेंट भी एक स्ट्रेस की तरह आएगा। थर्ड ईयर आ गया, क्या करें, पास होंगे नहीं होंगे, कहाँ पर जॉब लगेगी, तो ये भी एक स्ट्रेस की तरह आएगा। और भी चीजें जो स्ट्रेस के रूप में एक स्टूडेंट लाइफ में आ सकती हैं, जैसे कि क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज का यहाँ पर बहुत ज्यादा असर नहीं है। जैसे आप आजकल वायनाड में देख रहे होंगे कि वहां पर काफी लैंडस्लाइड हुई है और बाढ़ आई हुई है। तो वहां के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको क्लाइमेटिक चेंज का स्ट्रेस झेलना पड़ रहा होगा। ग्लोबल अनरेस्ट, लोकल अनरेस्ट, जैसे कि आप आजकल बांग्लादेश में देख रहे होंगे, ग्लोबल अनरेस्ट चल रहा है और लोकल पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है। तो ये इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो हमें इस चीज को समझना होगा कि हमें किस किस तरह के स्ट्रेस को अपनी लाइफ में देखने को मिल सकता है। आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकता है, ग्रुप टू ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकता है, हायर अथॉरिटी से डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकता है। तो ये एक तरह से एक टाइप का स्ट्रेस होगा। आपस में बुलिंग, हैरेसमेंट भी एक तरह का स्ट्रेस है कॉलेज लाइफ में। और एकेडमिक चैलेंजेस तो है ही। तो जब हमने इतने स्ट्रेसेस की बात कर ली, और मान लो कि आपको इस स्ट्रेस से या एंजाइटी से रूबरू होना पड़े, तो आप अपने लक्षण को पहचानेंगे कैसे, कैसे समझेंगे कि आप स्ट्रेस में हैं, आपको कोई तनाव है। जो तनाव के लक्षण होते हैं उसमें जैसे आपका ध्यान एकाग्र नहीं हो पाएगा, ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल आएगी। जब पढ़ाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कुछ याद नहीं हो रहा है ना, आप किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो इंडिपेंडेंट लाइफ में है, जो उसमें जरूरतों को आपको पूरा करना है, आप पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, चीजों को भूल जा रहे हैं। सुबह आप अपना बैग लेकर आ रहे हैं, उसमें चीजें भूल गए, क्लासरूम में चीजें भूल गए, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो आप कहीं ना कहीं तनाव में हैं। आपको अत्यधिक चिंता है, अत्यधिक चिंता होने लगी, वरी होने लगी, घबराहट होने लगी, एंजाइटी। एंजाइटी और स्ट्रेस में हम डिफरेंस आगे समझेंगे, एंजाइटी और डिप्रेस में डिफरेंस क्या होता है।
चीजों को याद रखने में परेशानी होने लगी। इमोशनल कंपोनेंट होगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा। चिड़चिड़ापन आएगा वो आपके जो आपका स्टिमुलस होगा, जो आपके सामने जो स्थिति होगी, उस स्टिमुलस के एवज में बहुत ज्यादा अधिक होगा, बढ़कर होगा। कोई ऐसी बात होगी नहीं इरिटेट होने की, आपको गुस्सा करने की, लेकिन आपको गुस्सा आएगा। आपको ना गुस्सा करने वाली बात पे भी गुस्सा आएगा। आपको घबराहट होगी। आप देखेंगे आपके मूड में स्विंग्स हैं, कभी आप ठीक महसूस कर रहे हैं, कभी चिड़चिड़ापन आ रहा है, कभी उदास महसूस कर रहे हैं, तो मूड स्विंग्स आपको महसूस होंगे। फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स में देखा जाए तो बीपी में फ्लक्चुएशंस होगा, बीपी आपका बढ़ा हुआ मिलेगा, आपको सर में दर्द होगा, हाथ पैर आपके ठंडे पड़ सकते हैं, आप पे हाथ पैरों में हल्की हल्की कंपन हो सकती है, मस्कुलर टेंशन आप पूरे शरीर में महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप फिजिकली पूरे दिन में इजी फील नहीं कर रहे हैं। आपके शरीर में मांसपेशियों में एक तनाव है, उस तनाव की वजह से सर में दर्द भी हो सकता है। जब तनाव होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है ना। फ्रीक्वेंटली आप देखेंगे कि आप बीमार पड़ रहे हैं, आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं, आपको कोल्ड हो रहा है ना। जो सटल इन्फेक्शन है जो नहीं होने चाहिए उस मौसम में, वो आपको महसूस हो रहे हैं। आप देखेंगे कि आप अपने हाथ की उंगलियों को, नाखूनों को, जैसे फिजिटिंग कहते हैं, ऐसे करते हुए आप अपने आप को पाएंगे, या टीथ ग्राइंडिंग, आप दांत को पीसते हुए नजर आएंगे अपने आप। डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पेट खराब हो सकता है, खाना ठीक खा रहे हैं लेकिन पेट में गड़बड़ है ना। बहुत ज्यादा बार आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि तनाव कहीं ना कहीं हमारे हार्मोनल बैलेंस के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो उसका इम्पैक्ट आपकी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल एस्पेक्ट्स पे पड़ेगा, जिसमें एक मेंस्ट्रुअल साइकिल भी है। बिहेवियरल चेंजेस मिलेंगे, आप अस्त व्यस्त रहेंगे, आप अपने चीजों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे, पुअर सेल्फ केयर, अपने हाइजीन पर ध्यान नहीं रखेंगे, है ना। आप अपनी अकेली दुनिया में होंगे। एनहेडोनिया लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको जिन चीजों में आनंद आता था उसमें आनंद आना बंद हो जाएगा या कम आएगा। आपको मूवीज देखना पसंद था, आपको गाने सुनना पसंद था, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, आपको गॉसिप में इंटरेस्ट था, या आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट था, आप खुश रहते थे, लेकिन अब उन चीजों को दरकिरार करने लगे हैं, उनको अपने से दूर रखने लगे हैं। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप अपने तनाव को दूर करने के लिए ड्रग्स या अल्कोहल का सहारा लें, और ये बहुत कॉमन है कॉलेजेस में। तनाव को दूर करने के लिए अल्कोहल ले लिया, तनाव दूर हो गया, लेकिन ये वही बात हो गई कि शुतुरमुर्ग ने रेत में गर्दन छुपा ली दुश्मन को देख करके, है ना। तनाव का जो कारण है उसका निवारण तो होगा नहीं। थोड़ी देर के लिए आपको जो है उसको भूलने की शक्ति मिलेगी नशे से, लेकिन वो उसका निवारण नहीं है, वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो खासकर इस चीज से बहुत ज्यादा अलर्ट रहना। सैड और अनसैड रिपोर्ट्स हैं इसके बारे में कि कॉलेजेस में सब्सटेंस अब्यूज आर नाउअडेज इंक्रीजिंग एंड इज वेरी रैम्पेंट। अपने स्ट्रेस को दूर करने के और भी तरीके हैं, बजाय इसके कि आप एक गलत तरीका अपनाएं। तो ये सारे जो साइंस और सिम्टम्स बताए हैं, जिससे कि आप पहचान पाए कि आप स्ट्रेस में हैं, या आप अपने साथी को भी, अपने दोस्त को भी, अपने मित्र को भी पहचान सकते हैं कि ये भी स्ट्रेस में है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम खुद ही पहचाने, आप दूसरे के स्ट्रेस को भी पहचान सकते हैं। तो इनमें से जरूरी नहीं है कि सारे लक्षण आपके अंदर हो, इतने सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें से हो सकता है कुछ आपके अंदर मिले, कुछ आपके साथी के अंदर मिले स्ट्रेस होने पर, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एक साथ मिले। इसको और दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि फिजिकली एग्जॉस्टेड महसूस करेंगे, वॉर्न आउट महसूस करेंगे, है ना। आप कोप अप नहीं कर पाएंगे चीजों से। कभी कभी स्ट्रेस और एंजाइटी को एक ही चीज मानी जाती है, कॉन्टेम्परेरी माना जाता है, एक दूसरे के इक्वल माना जाता है, लेकिन स्ट्रेस और एंजाइटी टेक्निकली दो अलग अलग टर्म है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस
जो तनाव है वो आता है बाहरी कारणों से। ठीक है, बाहरी कारण कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्ताना रिलेशनशिप में हो सकते हैं, एकेडमिक्स में हो सकते हैं, आपके पारिवारिक संबंध में हो सकते हैं, है ना, किसी भी तरह से वो बाहर से कोई एक सिचुएशन बनेगी जिसके कारण आप तनाव में आएंगे। उस सिचुएशन को हटा दिया जाए तो आपका तनाव दूर हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्स का स्ट्रेस होता है, एग्जाम ओवर हो जाते हैं तो एग्जाम खत्म, स्ट्रेस खत्म। लेकिन जब एग्जाम चल रहे होते हैं तो कितना स्ट्रेस होता है, कितना बर्नआउट फील करते हैं, है ना, शरीर में तनाव होता है, रात में नींद नहीं आती, घबराहट होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। स्ट्रेस हटा, तनाव खत्म। एंजाइटी क्या, एंजाइटी होती है घबराहट। एंजाइटी इंटरनल कारणों से होती है, अपने अंदर से आती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है ना, जो आपके अंदर से कोई नेगेटिव सोच है उससे एंजाइटी बन सकती है। और बायोलॉजिकल सिस्टम से समझे तो घबराहट एक तरह से अगर लोअर लेवल का हो और किसी व्यक्ति को कोप अप करना आता हो, उससे लड़ना आता हो उस एंजाइटी से, तो वो उससे कोप अप कर जाता है। लेकिन जब आप कोप अप ना कर पाए तो उसके लक्षण आपको दिल की धड़कन तेज होना, हाथ पैरों में कंपन होना, ठंडे पड़ जाना, है ना, इस तरह से दिखाई देगा। बहुत पसीने आना, जबान लड़खड़ाना, गला सूख जाना, बार बार पेशाब आना। तो ये एंजाइटी है जो इंटरनली आती है। तो जैसे एंजाइटी अच्छी भी हो सकती है जब आप एक सिचुएशन से कोप अप कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, जैसे एग्जाम की घबराहट है या किसी और चीज की घबराहट है, तो आप और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ना कि उससे भाग रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव साइन है ना। तो ये एंजाइटी जो उत्पन्न होती है हमारे ब्रेन के सेंटर से उत्पन्न होती है। ब्रेन समझता है घबराहट वाली सिचुएशन को और उस पर रिएक्शन देता है ना। जैसे मान लो कोई तेज गाड़ी आपके सामने चली आ रही हो, तो आपका ब्रेन तुरंत रिएक्शन देगा कि गाड़ी तेज आ रही है, चोट लग जाएगी, घबराहट होगी, आप पीछे हट जाओगे, है ना। तो ये घबराहट दिमाग से उत्पन्न होती है। जब ये घबराहट किसी बाहरी कारण से ना हो, है ना, और किसी अंदरूनी कारण से हो, आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहने लगे और उसकी जो घबराहट उत्पन्न करने की क्षमता है वो डिसकंट्रोल हो जाए एक तरह से, तो आपको एंजाइटी फील हो, है ना। दोनों के लक्षण कुछ कुछ बराबर हो सकते हैं जो दोनों में एक साथ देखने को मिलते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा चिंता होना, अनईजी फील होना, टेंशन फील होना, हेडेक फील होना, बॉडी पेन, हाई ब्लड प्रेशर, या नींद में खराबी या नींद का ना आना, कुछ कॉमन लक्षण हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पे समझा जाए तो स्ट्रेस बाहरी कारणों से होता है और एंजाइटी अंदरूनी कारणों से। स्ट्रेस कितने टाइप की हो सकती है? स्ट्रेस चार तरह की हो सकती है: एक्यूट स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस, एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस और यू स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस मतलब कोई चीज अचानक से सिचुएशन आपके सामने आ गई, है ना, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी और अचानक से आपके सामने आ गई। जैसे कि आपको एक सरप्राइज यूनिट टेस्ट दे दिया गया, पता ही नहीं था कब होगा, लेकिन टीचर आए क्लास में, आज आपका सरप्राइज टेस्ट है। तो वो एक एक्यूट स्ट्रेस है। या आपको बोल दिया गया कि आप इस टॉपिक पर आकर के 5 मिनट बोल दीजिए, एक्सटेम्पोर एक्सरसाइज जैसे बोलते हैं, तो वो एक एकेडमिक एक्यूट स्ट्रेस है। इसी तरह की सिचुएशन और भी जीवन के एस्पेक्ट्स में, आयामों में आ सकती है। क्रोनिक स्ट्रेस है कि ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो बनी हुई है, चलती चली जा रही है ना। ना तो वो स्ट्रेस तनाव भरी सिचुएशन खत्म हो रही है, ना आप उससे कोप अप कर पा रहे हैं। क्रोनिक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जिससे आपको जूझना पड़ रहा है। इसी तरह से एक्यूट एपिसोडिक स्ट्रेस, जो एक समय समय पर अंतराल पे आती है ना। इसको हम यूनिट टेस्ट से समझ सकते हैं कि यूनिट टेस्ट जो है समय समय पर अंतराल पे आते हैं। अच्छा, एकेडमिकली में एक चीज आपको और बता दूं कि अभी आपकी शुरुआत है कॉलेज लाइफ की, तो एकेडमिक स्ट्रेस बहुत ज्यादा आएगा, है ना। आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे मेडिकल साइंस में अंडर ग्रेजुएट में समझा जाए तो 19 to 20 सब्जेक्ट्स है ना। हर सब्जेक्ट्स में अलग अलग यूनिट टेस्ट, अलग अलग क्वार्टरली टेस्ट, अलग अलग सेमेस्टर, अलग अलग फाइनल, वो रिपीटेडली आएंगे, है ना। आज एनाटॉमी का चल रहा है, कल फिजियोलॉजी का आएगा, फिर बायोकेमिस्ट्री, अलग अलग आ रहे हैं, है ना। तीसरे दिन उसका है, सातवें दिन उसका है, आठवें। अब एकेडमिक स्ट्रेस स्कूल की तरह नहीं आएगी कि आपका 3 महीने में यूनिट टेस्ट होगा, 6 महीने में आपका हाफ ईयरली होगा, फिर एक टेस्ट होगा, फिर एक फाइनल होगा, जिसमें यूजुअली 4 टेस्ट होते हैं, है ना। अब ये स्ट्रेस रोजमर्रा आएगी, रोजमर्रा की जिंदगी में आएगी। कभी आपके थ्योरी को लेकर आएगी, कभी प्रैक्टिकल्स को लेकर आएगी। तो ये एक्यूट एपिसोडिक स्ट्रेस आपको आती रहेंगी, इससे कोप अप करना सीखना होगा।
कोप अप करना कैसे सीखना है, आपको क्या क्या ध्यान रखना है इन चीजों का, ताकि आप इन चीजों को समझ पाए और आप लाइफ में अच्छा कर पाए, उसको आगे डिस्कस करेंगे। अब एक होता है यू स्ट्रेस होता है जो स्ट्रेस तो है लेकिन फन और एक्साइटिंग है ना, फनी है, उसमें उसमें मजा आने वाला है। जैसे आपको, जैसे स्पोर्ट्स से समझ सकते हैं, स्पोर्ट्स आएंगे तो एक वो स्पोर्ट्स में जीतने का एक स्ट्रेस है ना, लेकिन फन भी है। ठीक है, आपको आगे निकलने की होड़ है, उसमें एक स्ट्रेस है, लेकिन वो एक फन भी है कि आप अंदरूनी तौर पे समझते हैं कि मेरे को आगे निकलना है और अच्छा करना है। तो एज ए स्टूडेंट, स्ट्रेस को आपको किस तरह समझना चाहिए, इसको किस तरह से अपनी लाइफ में कलकेट करना चाहिए, इनकलकेट करना चाहिए, किस तरह से आप इसको लें, स्ट्रेस जब आएगा तो आप इसको किस तरह से समझें और किस तरह से आप बिहेव करें। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या समझा कि स्ट्रेस इज ए इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। ठीक है, लाइफ में स्ट्रेस है, वो आज है, पहले भी था और आने वाली जिंदगी में भी रहेगा। जब तक आप इस धरती पर हो तब तक आपको किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस आता रहेगा, है ना। कभी प्रोफेशनल स्ट्रेस आएगा, कभी फैमिली स्ट्रेस आएगा, कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा, कभी जब एज जैसे बढ़ती रहेगी तो आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स का स्ट्रेस आएगा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, है ना, थायराइड और इस तरह की चीजों का स्ट्रेस आपकी लाइफ में चलता रहेगा। तो इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन, है ना। हर चीज का टाइम मैनेज आपको करके चलना है। ठीक है, आप कॉलेज लाइफ में एकेडमिक एक मेजर पार्ट ऑफ लाइफ होता है, लेकिन वो मेजर पार्ट ऑफ लाइफ है, उसमें आपको दूसरी चीजों को भूलना नहीं है, आपको चीजों को प्रायोरिटाइज भी करना है ना, पढ़ाई के साथ साथ, ताकि आप हेल्दी रहे, आपकी मेंटल वेलबींग रहे, मेंटली आप ठीक रहे। तो उसके अलावा और भी चीजों को आपको अपनी लाइफ में एक्वायर करना है। एम्ब्रेस चेंज एंड एडेप्टेबिलिटी। अब आप जो चेंज महसूस करेंगे, आपका आज पहला या दूसरा दिन है, लेकिन आप कुछ दिनों में देखेंगे कि पहले वाली जो हमारी स्टूडेंट लाइफ थी और इस लाइफ में काफी बदलाव है ना। आज यहाँ पर कुछ अलग तरीके से चीजें हो रही हैं। हमारे जो टीजीटी पीजीटी थे वो प्रोफेसर हो गए हैं, है ना। ज्यादा ध्यान हमारी स्किल्स पे दिया जा रहा है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कम हो रहा है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बढ़ रहा है। आपसे खुद पढ़ने की उम्मीद ज्यादा की जा रही है ना। आपसे खुद परफॉर्म करने की उम्मीद ज्यादा की जा रही है। आपको ये समझा जा रहा है कि आप प्रो होकर के आगे आए और सीखें, है ना। आपकी स्पून फीडिंग नहीं होगी। तो ये कुछ बदलाव आपको अपने कॉलेज कॉलेज में देखने को मिलेंगे, है ना। तो आपको चेंज को जल्दी से जल्दी स्वीकार करना है और उसके अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी आपको खुद को एडेप्ट कर लेना है। ठीक है, आपकी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में अधिकतर बच्चों के साथ ये होता है, हमारे साथ भी ये हुआ था कि 3 4 5 साल के कोर्स में कभी ना कभी आपको फेलियर जरूर मिलेगा। हो सकता है कि आप अभी तक स्कूल लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते आए हो, आपको कुछ भी फेलियर ना देखने को मिला हो, क्योंकि वहाँ पे चीजें थोड़ा सा इजी गोइंग होती हैं, है ना। टीचर जो है एक आपको एडोलेसेंट बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, यहाँ पर आपको एक समझदार बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। तो आपको फेलियर भी देखने को मिलेंगे। तो उस फेलियर को आपको अपने ऊपर स्ट्रेस आउट नहीं होने देना है। आपको अपनी गलतियों से सीखना है कि आपने पिछली बार क्या किया था और आप अगली बार उसको कैसे सुधारें और कैसे उसमें सफल हों। अगला पॉइंट है द पावर ऑफ नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग कनेक्शंस। आप अपने आप को अपने ग्रुप में अकेला थकेला ना होने दें, अकेला ना पढ़ने दें। अपने सपोर्ट सपोर्ट ग्रुप को बनाएं, सपोर्ट ग्रुप को सस्टेन करें, जो आपके साथी होंगे, जो आपके सीनियर्स होंगे कॉलेज में, जो आपके टीचर्स होंगे, उनके सपोर्ट ग्रुप को क्रिएट करके रखें, है ना। उनसे भागे नहीं। अगर आप भागेंगे, क्योंकि अब आपका सपोर्ट आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज के दायरे में है, अब आपका सपोर्ट आपके भाई बहन या माँ बाप नहीं है ना, जो कि आपको विरासत में मिले। अब सपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी, एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा कि अगर आप क्राइसिस में हो तो वो सपोर्ट ग्रुप आपको संभाल ले, है ना। तो ये नेटवर्क बिल्डिंग बहुत जरूरी है
है ना। सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड पर्सनल ग्रोथ, ये तो अपने आप में करना ही है, अपनी अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी है। पर्सनल ग्रोथ का मतलब कि जो आपकी डेफिसिट्स है, अभी आपको 2-3 महीने 4 महीने में पता लग जाएगा कि आपके व्यक्तित्व में कुछ डेफिसिट्स हैं और उस डेफिसिट्स पे आपको काम करना है। अधिकतर क्या होता है, ज्यादातर भारतीय परिवेश में अंडर ग्रेजुएट में जब आप प्रवेश लेते हैं, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में, कोई भी फील्ड कोई सा भी हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश की। आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती बुक्स की, है ना, क्योंकि वो बुक्स अब फॉरेन राइटर्स की हो जाती हैं। अब इंडियन राइटर से आप निकल के फॉरेन राइटर्स को पढ़ने लगते हैं, या इंडियन राइटर्स को ही पढ़ने लगते हैं, तो वो आपको ज्यादातर इंग्लिश में मिलेंगी, है ना। तो आपका अगर ये डेफिसिट है, फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप इस डेफिसिट को इम्प्रूव करें। मैंने एक बच्चा देखा था एमबीबीएस में, जो ग्रामीण बैकग्राउंड ग्राउंड से था, उसको अंग्रेजी नहीं आती थी। जब उसकी पोस्टिंग हमारे यहाँ हुई तो उसने एक एप्लीकेशन लिखी, उस एप्लीकेशन को मैंने वापस किया कि ये क्या लिखा है, तो उसने फिर अपनी कहानी सुनाई कि सर मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, मेरा बैकग्राउंड ऐसा ऐसा था, लेकिन आज मैं इंटर्न बना हूँ तो मैंने इंग्लिश पे बहुत मेहनत की, मेडिकल साइंस के साथ साथ, ना, डिक्शनरीज का यूज करना, इंटरनेट का यूज करना, मैंने चीजों को एक्सप्लोर किया, तब मैं इतनी इंग्लिश लिख पाया हूँ, है ना। तो ये अप्रिशिएबल पॉइंट था। लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी डेफिसिट है तो आपको उस कमी को पूरा करना चाहिए। अनवांटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना है। अनवांटेड एक्टिविटी हमेशा स्ट्रेस लेकर आएगी। अनवांटेड एक्टिविटी कभी भी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, हायर अथॉरिटीज नहीं चाहेंगे कि आप अनवांटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, है ना। वो अनवांटेड एक्टिविटी आप समझ रहे हैं क्या क्या हो सकती हैं, जिसमें एक बताया मैंने कि इंडल्जमेंट इन द ड्रग एब्यूज एंड अल्कोहलिज्म, है ना, उससे दूर रहना है, लॉबिंग से दूर रहना है, गैंगअप होने से दूर रहना है, आपस में लड़ाइयाँ करने से दूर रहना है। ये आपके 3-4 साल सिर्फ टेम्परेरी 3-4 साल है, आप किसी को ओवर पावर करके यहाँ पर कुछ भी नहीं पाएंगे। आपका जो मकसद है, जो आपका उद्देश्य है यहाँ पर, अपनी स्किल्स को बढ़ाना। आज आप यहाँ पर नर्सिंग का कोर्स करने आए हैं, तो आप नर्सिंग की स्किल्स को बढ़ाओ, है ना। कैनुला कैसे लगाना है, कैनुला कितने टाइप के होते हैं, है ना, बच्चों में कैसे लगाना है, राइल्स ट्यूब कैसे डालते हैं, कैथेटर कैसे डालते हैं, सेंटर लाइन कैसे डालते हैं, आपको ये चीज सीखनी है। और यही चीज आपसे आगे प्रोफेशनली पूछी जाएंगी। आपके मार्क्स कोई नहीं पूछेगा, कोई भी नर्सिंग होम, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूट, मेडिकल साइंस का कोई भी इंस्टीट्यूट, जब आपका इंटरव्यू लेगा तो आपसे पूछेगा सेंटर लाइन डालनी आती है या नहीं, कितनी बार डाली, राइल्स ट्यूब के कितने साइज होते हैं, कैन्यूला के कितने साइज होते हैं, है ना। हाथ में अगर नस नहीं मिल रही है तो कैन्यूला कहाँ कहाँ ट्राई करोगे, ठीक है? तो ये चीज सीखनी है आपको, अनवांटेड चीजें में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना, है ना, क्योंकि आपकी आने वाली लाइफ में उसका कोई भी रोल नहीं है, आपकी प्रोग्रेशन में कोई रोल नहीं है, आपकी फैमिली में कोई रोल नहीं है, आपके प्रोफेशनलिज्म में उस चीज का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट एंड रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनने की तरफ बढ़ना, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अब आगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो आप इंडिपेंडेंट भी होगे, और आप दूसरों के लिए रेस्पॉन्सिबल भी होगे, अपने पेशेंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगे, अपने फैमिली के लिए रेस्पॉन्सिबल होगे, अपने एल्डर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगे, है ना। आज आप डिपेंडेंट हो, कल आप इंडिपेंडेंट एंड रेस्पॉन्सिबल बनोगे, ठीक है। अपने डेफिसिट्स को आपको दूर करना ही है, डिस्कस कर चुके हैं। अब ऐसा क्या क्या करें कि हमें स्ट्रेस ना हो, स्ट्रेस से बचने के क्या क्या उपाय हैं, ठीक है। बहुत सारे बिहेवियरल चीजें बताई कि आपको ऐसे ऐसे करना है, वो भी चीजें हैं, लेकिन और भी चीजें जो आप कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ में तनाव ना हो, है ना। सबसे पहला है अच्छी नींद लेना। ज्यादातर कॉलेज लाइफ में क्या होता है, लेट नाइट तक जगते हैं, गॉसिप्स करते हैं, है ना, बाहर पार्टीज हो रही है, ठीक है, ओकेजनली ठीक है, लेकिन एक अच्छी नींद का लेना बहुत जरूरी है। और ये हर कोई बोलता है, कोई भी ऐसी मेडिकल साइंस नहीं है, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, या आपके बड़े बुजुर्ग हो, कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप कम सो, है ना। अच्छी नींद मतलब एग्जाम से पहले भी आपको बोला जाता है कि भले ही कितनी भी तैयारी हो गई हो, 8 घंटे की नींद लेकर के जाओ, है ना? तो नींद कुदरती तौर पर हमारे दिमाग को आराम देने के लिए बनी है, ताकि हमारा जो सिस्टम है, सीपीयू है, वो थोड़े देर के लिए ऑफ हो जाए और हम सुबह फिर से अपने आप को रीस्टार्ट कर पाए।
ठीक है। कुछ इसमें एक्सरसाइज, कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जो एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं। ये लगभग 10 चीजें हैं, 10 में से मेरे ख्याल से 7-8 ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज से जुड़ी हुई हैं। जैसे गाइडेड इमेजरी एक तरह की एक्सरसाइज है जिससे आप अपने को कूल एंड काम एंड अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं। एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज मींस फिजिकल एक्सरसाइज जो अ, जैसे जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, है ना, ट्रेडमिल हो गया। मैं हैवी एक्सरसाइज के लिए तो नहीं कहूंगा कि आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करें जिम में जाकर के, लेकिन एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए आप एरोबिक्स की तरफ जरूर रुख करें, है ना। इससे होता क्या है कि जब अगर आप में से एक्सरसाइज करते होंगे कुछ बच्चे, तो वो समझते होंगे कि एक्सरसाइज करने के बाद एक गुड फील आती है ना, करते हैं कुछ बच्चे एक्सरसाइज, है ना। जब आप रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो आपके अंदर एक गुड फील आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि आपके अंदर हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं एक्सरसाइज करने से, जिसको कि कहा जाता है कि हमारे जॉइंट्स में होते हैं, है ना। जब वो रिलीज होते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद हमें एक गुड फील आती है। स्ट्रेनियस एक्सरसाइज ना करें जो आपके शरीर को एग्जॉस्ट करे, बहुत थका दे। या टेक कामिंग ब्रेथ, मतलब आप, योग से रिलेटेड चीज है, आप इसको कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, या आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसको बोल सकते हैं। एक होती है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, पीएमआर, है ना। एक साइंटिस्ट थे जैकबसन, उन्होंने ये एक्सरसाइज बताई थी। इसमें भी क्या है कि हमारी मांसपेशी को एक पैटर्न में और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है अपनी ब्रीदिंग के साथ। इसको आप इंस्ट्रक्टर के साथ भी कर सकते हैं, आपको यूट्यूब पर वीडियोस भी मिल जाएंगे इंस्ट्रक्शंस के, या आप अपने आप भी कर सकते हैं, है ना। बहुत थोड़ी सी एक्सरसाइज होती है, 10 या 15 मिनट करनी होती है दिन में। इससे भी आपको तनाव से दूर रहने में आराम मिलेगा। म्यूजिक आप सुन सकते हैं, एक अच्छा म्यूजिक सुनना हमेशा तनाव को दूर करने वाला होता है। सपोर्ट नेटवर्क बनाएं जो आपके तनाव को समझ के आपको सपोर्ट करें और आपकी हेल्प करें उस तनाव से निकलने में। ईट अ हेल्दी डाइट, है ना। जैसे स्लीप के बारे में कहा, कोई भी साइंस नहीं कहेगी कि बैलेंस डाइट मत लो, है ना। डाइट का लेना कभी कभी हमारे इलाज का भी हिस्सा होता है, जैसे डायबिटीज में या हाइपरटेंशन में, है ना। तो एक हेल्दी डाइट का लेना बहुत जरूरी है। आज आप हॉस्टल लाइफ में हो, आप अपने घर से दूर हो, है ना। बहुत सारे लोग हॉस्टल में होंगे, बहुत सारे लोग पीजीज में होंगे, बहुत सारे बच्चे डे स्कॉलर होंगे, है ना। तो डे स्कॉलर ऐसा नहीं है कि वो घर का ही खाना खा रहा है या वो शुद्ध अच्छा खाना खा रहा है। इस बात को मैं बता दूं, जितना जोर से मैंने सब्सटेंस अब्यूज के बारे में कहा था, बाहर का खाना खाना बंद कर दें बिल्कुल। टोटली अनहेल्दी फूड है, नीचे ठेले से लेकर के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में टोटली अनहेल्दी फूड है। बिल्कुल खाना बंद कर दें। जो ऑयल यूज हो रहा है, जितने दिन तक उसकी ग्रेवी बना के रखी जाती है, आप कभी इसके बारे में रिसर्च करें कि रेस्टोरेंट में खाना खाना जिसमें बनता है, जिसमें जिसमें जो पनीर लबाबदार आप मंगा रहे हैं, उसकी ग्रेवी कितने दिन पहले बनी थी। जो डे स्कॉलर हैं, वो घर से खाना लेकर आए, टिफिन लेकर आए, शर्मा ही नहीं, कॉलेज लाइफ में ये शर्म होती है, घर से खाना लेकर आता है, टिफिन लेकर आता है ना, मम्मी मम्मी के हाथ का खाना खाता है। कोई शर्म मत करो, वो सबसे हेल्दी खाना है। जो हॉस्टलर हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हॉस्टल की मेस का खाना खाएं। मेस का खाना हमारा काफी क्वालिटी क्वालिटी वाला है, वो टेस्टेड खाना है, उसको टेस्ट किया जाता है हाइजीन के मानकों पे, उसे नापा जाता है, और वो बाहर के खाने से काफी ज्यादा हद तक अच्छा है। बाहर के खाने से बिल्कुल बचे, कोल्ड ड्रिंक से बिल्कुल बचे, चोको लावा केक से बिल्कुल बचे, आइसक्रीम से बिल्कुल बचे, है ना। जो चाउमीन है उसमें भर भर के पाम ऑयल यूज होता है। कोई भी आजकल बाहर ऐसा वेंडर नहीं है जो पाम ऑयल यूज नहीं करता। कोई भी वेंडर आपको सरसों के तेल में खाना नहीं खिलाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मैं दो चीजों के बारे में बहुत जोर देके कहना चाहूंगा कि एक तो आप नशे से 100% बचें, और जो बाहर रोड साइड खाना है उससे भी 100% बचें। बाकी चीजें तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, ये भी एक्सरसाइज में है ना। अदर देन एकेडमिक्स, ये भी एक पार्ट ऑफ फन है। जितने भी यहाँ बच्चों ने एडमिशन लिया, मैं सबसे कहूंगा जब भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, तो उसमें दर्शक ना बने, उसमें पार्टिसिपेट करें, है ना। इससे एक टीम वर्क बनता है, टीम वर्क को समझने का मौका मिलता है ना। एक दूसरे की डेफिसिट्स को समझने का मौका मिलता है, एक दूसरे की क्वालिटीज को समझने का मौका मिलता है, और इससे हम लोग अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव कर पाते हैं।
है ना, और एक हेल्दी माहौल तो बनता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। माइंडफुलनेस एक और एक्सरसाइज है जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, जैसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, गाइडेड इमेजरी कर सकते हैं। माइंडफुलनेस भी एक एक्सरसाइज है जो आपको तनाव से दूर रखती है। ठीक है, ये तो हो गई बातें ओवरऑल स्ट्रेस और एंजाइटी के बारे में, जिसका फोकस ज़्यादातर कॉलेज लाइफ पर था, कैसे आपकी कॉलेज लाइफ में बदलाव आता है, आप स्टूडेंट लाइफ से एक प्रोफेशनल कॉलेज में आते हो, और प्रोफेशनल कॉलेज से कैसे आगे आप प्रोफेशनल बनोगे। तो ये सारी बातें इसमें हुई, और काफ़ी चीज़ें बताई गई कि क्या क्या आप के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस को पहचानने के, आप अपने में पहचान सकते हैं, आप अपने साथी में पहचान सकते हैं। हाँ, और उससे दूर रहने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें ना करें जिससे आपको तनाव हो, या तनाव को दूर करने के गलत उपाय को ना अपनाएं। तो इसमें दो बातें हुई थी, गाइडेड इमेजरी और पीएमआर के बारे में। तो गाइडेड इमेजरी मोटा मोटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको एक शांत जगह को ढूंढना है, आप वहाँ बैठ जाइए, आपके पास इतना बड़ा ग्राउंड है, सुभारती का पीछे फुटबॉल ग्राउंड भी है, यहाँ क्रिकेट ग्राउंड है, आप सुबह यहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना। आपका एक बुद्धिस्ट कॉलेज है जहाँ पर एक वट वृक्ष बोलते हैं शायद उसको, वहां पर बैठकर कर सकते हैं आप। किसी भारतीय परिसर में मंदिर है, आप वहां पर बैठ के कर सकते हैं। तो आप एक शांत जगह ढूंढिए और अपने को कंफर्ट पोजीशन में बैठ जाइए या लेट जाइए, अपनी आंखों को बंद करिए, और गहरी गहरी सांस लीजिए और अपने आप को रिलैक्स करिए। रिलैक्स करने के बाद आप एक अच्छी तस्वीर को विजुलाइज करिए, या अपने आपकी लाइफ के पास्ट में कोई अच्छी मेमोरीज रही होंगी, आप उसको विजुलाइज करिए, है ना, और उसको सोचते हुए गहरी गहरी और धीमी सांसें लेनी है। और इसको कुछ देर तक आप कर सकते हैं, इंस्ट्रक्टर के साथ भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, और गाइडेड ऑडियो के साथ भी कर सकते हैं, गाइडेड ऑडियोज भी अवेलेबल है ना। तो मोर और लेस एक जैसी चीजें हैं, माइंडफुलनेस भी लगभग ऐसी है ना, योग में अनुलोम विलोम भी लगभग ऐसा ही है, माइंडफुलनेस भी ऐसा ही है, गाइडेड इमेजरी भी लगभग सेम एक्सरसाइज है ना। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में, जैसा मैं पहले भी बताया था, कि एक ग्रेडेड मैनर में आप अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो इसमें मोटे तौर पे करना क्या होता है कि आप रिलैक्स पोजीशन में लेट जाइए, रिलैक्स पोजीशन में लेटना बैठना सारी ही एक्सरसाइज में रिक्वायर्ड है। तो इस पोजीशन में आइए, और आप अपने टो से शुरू करिए, टो की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करिए दोनों पैर की, फिर उसको रिलीज करिए, फिर आप अपनी काफ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए, फिर उसको रिलीज करिए, ऐसे ही थाई पर आइए, फिर एब्डोमेन पर, फिर चेस्ट पर, इसी तरह से आप अपने फिस्ट पर आइए, उंगलियों को टाइटन करिए, फिर उनको रिलीज करिए। इस तरह से करते करते आप टॉप ऑफ द हेड तक जाइए, हेड की मसल्स को भी इसी तरह से रिलीज एंड कॉन्ट्रैक्ट करिए। तो ये प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। तो थैंक्स टू ऑल। अंततः मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने बदलते हुए परिवेश को जल्दी से जल्दी समझें, कॉलेज के परिवेश को जल्दी से जल्दी समझें, अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पर डायरेक्टेड रहे, फोकस्ड रहें, है ना। आप यहाँ किस लिए आए हैं उस चीज को समझिए, जिस चीज के लिए नहीं आए हैं वो नहीं करिए, है ना। तनाव को दूर करने के लिए उपाय मैंने बता दिए हैं, उसमें से कुछ को आप अपना सकते हैं, इनमें से और भी अलावा और भी उपाय हो सकते हैं। आप जब ढूंढेंगे तो बहुत सारी चीजें और भी लोगों ने बताई हुई है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन फॉर ए कॉलेज लाइफ आप अ, बदलाव को समझ के अपने आप को इम्प्रूव करें, है ना, और जो संभावित तनाव के कारण हो सकते हैं उनको अवॉइड करें और उनसे कोप अप करने की कोशिश करें। थैंक यू।